हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे ओवरी और मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर जिसको मंथली साइकिल भी कहते हैं फीमेल के केस में। तो आज इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी गई है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे कि आखिर नेचर ने फीमेल को ऐसा क्यों बनाया ह्यूमन के केस में कि वो केवल एक सर्टेन एज तक ही, यानी कि 45 या 50 या 55 तक की एज तक ही बच्चे पैदा कर सकती है, लेकिन जो मेल है वो पूरी उम्र, पूरी जिंदगी भर स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि पूरी जिंदगी भर वो बच्चे पैदा कर सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि उम्र के साथ साथ उसमें स्पर्म की जो काउंट है, जो स्पर्म की क्वालिटी है, वो धीरे धीरे डिक्रीज करती जाएगी, लेकिन फिर भी वो 70 की एज में या 80 की एज में या उससे ऊपर की एज में भी पिता बन सकता है। लेकिन माता जो है वो सिर्फ 45 या 50 तक की एज में ही मदर बन सकती है, उसके बाद में मदर नहीं बन सकती। तो नेचर ने ऐसा भेदभाव क्यों किया, आज उसको भी देखेंगे। तो ये सब बातें अगर जाननी है तो लेक्चर को लास्ट तक देखना। तो पहले हम ओवरी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फीमेल के अंदर हमें पता है 2 ओवरी होती है। ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वे होते हैं जिनका काम होता है जिनका काम होता है गैमीट का फॉर्मेशन करना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वे ऑर्गन होते हैं जिनका काम होता है गैमीट का फॉर्मेशन करना। तो ओवरी जो होती है वो एग या फिर फीमेल गैमीट बनाती है, और साथ में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का एक और काम है, इनका काम होता है सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करना। तो मेल के केस में हमने देखा था टेस्टिस के अंदर लीडी सेल्स थी जहां से टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट हो रहा था, तो वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन थी टेस्टिस। फीमेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, जिनके 2 काम है। पहला एग को प्रोड्यूस करना, जिसको फीमेल गैमीट भी कहते हैं या फिर ओवम भी कहते हैं। दूसरा काम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करना, जिनको फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। इनमें से प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो P4 प्रेगनेंसी और P4 प्रोजेस्टेरोन, इसे रिलेट करके देखना, तो इससे चीजें जो है थोड़ा आसान हो जाएगी, क्योंकि नीट के एग्जाम में या फिर बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विच इज द हार्मोन इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। चलिए, तो ओवरी के स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ओवरी फीमेल में 2 होती है, लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी। तो ओवरी का सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको कोर्टेक्स कहते हैं, और उससे अंदर वाले पार्ट को मेड्यूला कहते हैं। जैसे कि हमारी किडनी में होता है, किडनी में सबसे बाहर वाला जो पोर्शन होता है उसको कोर्टेक्स बोला जाता है, और सबसे अंदर वाला जो पोर्शन होता है उसको मेड्यूला कहते हैं। तो इसी तरह से ओवरी में होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ एक बड़ी सी ओवरी। तो ओवरी का जो शेप होता है वो एक बादाम के जैसा होता है, आलमंड शेप की होती है ये मान लीजिए ये है ओवरी। तो ओवरी के अंदर 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट सबसे बाहर वाला कोर्टेक्स, जिसको ओवेरियन कोर्टेक्स भी कहते हैं, और उसके अंदर वाला ओवेरियन मेड्यूला। जिस तरह से किडनी में 2 भागों में डिवाइड किया जाता है किडनी को, उसी तरह से ओवरी भी 2 भागों में डिवाइडेड है। तो ज्यादातर जो चीजें हैं, फॉलिकल्स, oocyte, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, वो सब कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ओवरी के कोर्टिकल रीजन में, यानी कि ओवरी के बाहर वाले रीजन में ये सभी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। मेड्यूला में स्ट्रोमा होता है, और दूसरे कनेक्टिव टिश्यूज या फिर प्रोटीन्स वगैरह उसमें पाए जाते हैं। तो मेजर जो रोल होता है वो होता है किसका? कोर्टेक्स का। चलिए, तो मान लीजिए ये है फीमेल की ओवरी। तो एग बनने की प्रोसेस को बोलते हैं ओजेनेसिस। इसी तरह से मेल के केस में स्पर्म बनने की प्रोसेस कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट होती है। 13 या फिर 14 के आसपास की एज में प्यूबर्टी की एज आ जाती है लड़कों में। तो लड़कों में प्यूबर्टी थोड़ा लेट आती है, और लड़कियों में 11 या 12 साल की उम्र में आ जाती है, यानी कि पहले ही आ जाती है। तो मेल के केस में तो प्यूबर्टी की एज में स्पर्म बनना शुरू हो रहे थे, लेकिन फीमेल में क्या होता है? फीमेल में जब बेबी का बर्थ भी नहीं हुआ है, जब उसने जन्म भी नहीं लिया है, वो फीमेल के वूम में है, यूट्रस में है, और उसका एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट चल रहा है, उसी टाइम पर एग बनने की प्रोसेस या ओजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो उस टाइम पर होता क्या है? काफी सारे मिलियंस के आसपास क्या होते हैं? फॉलिकल्स होते हैं। देखिए, ओजेनेसिस में हमने देखा था कि ओजेनेसिस के अंदर पहले तो हमारे पास में बन रहा था एक ओगोनिया बना था। इस ओगोनिया के अंदर, इस ओगोनिया में क्या हुआ था? इस ओगोनिया ने वृद्धि करी थी, और इससे बना था आगे चलकर प्राइमरी oocyte। इसने ग्रो करा था, और ग्रो करके इसका साइज बढ़ा था, तो इसको हमने बोला था प्राइमरी oocyte। तो यहाँ पर मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। डिटेल में देखना है तो इसका एक लेक्चर मेरा पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ओजेनेसिस के नाम से, उसको देख सकते हो। तो ओगोनिया से उसमें ग्रोथ हुई, प्राइमरी oocyte बना। फिर प्राइमरी oocyte से हमने देखा था कि इसमें फिर मियोसिस फर्स्ट हुआ था,
तो एक पोलर बॉडी बनी थी जो काफी छोटी थी, और एक बड़ी सी बॉडी और बनी थी जिसको हमने बोला था सेकेंडरी ओसाइट। इसमें फिर से म्यूटिक 2 होगा, तो उससे फिर से एक छोटी सी बॉडी बनेगी जिसको सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं, और लास्ट में जाकर एक एग बनेगा या फिर ओवम बनेगा। तो फीमेल के केस में ओजेनेसिस की प्रक्रिया जन्म से पहले शुरू हो गई है। तो बर्थ के टाइम पर फीमेल के अंदर जो ओजेनेसिस की प्रोसेस है वो प्राइमरी ओसाइट की स्टेज में अटक जाती है। बर्थ के टाइम पर यहाँ पर म्यूसिस स्टेज में म्यूसिस फर्स्ट स्टेज जो है उसकी कंप्लीट नहीं हुई, उसकी प्रोफेज स्टेज में वो अटक गई है। चलिए तो इसको देखते हैं कि ओवरी के अंदर इनका डेवलपमेंट किस तरह से चल रहा है। ये सबसे बाहर वाला रीजन जो मैंने बताया है कोर्टेक्स है, और इसके अंदर वाला जो होगा उसको हमें क्या बोलना है, मेड्यूला। चलिए तो यहाँ पर ये मैं दिखा रहा हूँ एक सेल, ये है प्राइमरी ओसाइट। क्या है ये? प्राइमरी ओसाइट। इस प्राइमरी ओसाइट के चारों तरफ कुछ फ्लैट सेल्स लगी होती है, अब ये जो सेल्स है ये नेचर ने यूं ही तो नहीं बनाई है, नेचर ने जो भी चीज बनाई है उसका कुछ ना कुछ काम है, उसका भी कुछ फंक्शन है। वो बात अलग है कि हमें उसका फंक्शन ना मालूम हो, लेकिन यहाँ पर इनका फंक्शन हमें पता है। भाई इसके चारों तरफ सेल्स जो पाई जा रही है इनको बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल, और ये पूरी स्ट्रक्चर कहलाती है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। इस पूरी स्ट्रक्चर को हमें क्या बोलना है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल वो स्ट्रक्चर होती है जो किसी स्ट्रक्चर को घेरे हुए हो। तो यहाँ पर अंदर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, प्राइमरी ओसाइट, जो कि फिलहाल इस स्टेज में अटका हुआ है म्यूसिस फर्स्ट की प्रोफेज स्टेज में, स्पेशली डिप्लोटीन स्टेज में। ये ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। तो बर्थ के टाइम पर इनका जो नंबर होता है इनका प्राइमर्डियल फॉलिकल्स का, वो अप्रोक्स होता है 600,000 के आसपास, ओके, या फिर 6 लाख के आसपास प्राइमर्डियल फॉलिकल का क्या होता है, नंबर होता है बर्थ के टाइम पर। तो जब बर्थ होता है बेबी का तो उस टाइम पर इनके जो नंबर 600,000 के आसपास है। जैसे जैसे उसमें प्यूबर्टी की एज आएगी, तो प्यूबर्टी की एज आने के बाद में यहाँ से म्यूसिस फर्स्ट से उसमें डिवीजन होने स्टार्ट होगा और वो सेकेंडरी ओसाइट में धीरे धीरे कन्वर्ट होंगे। चलिए तो ये आगे चलकर ये जो सेल्स है जो कि पहले फ्लैट थी, जो फ्लैट सेल्स है वो आगे चलकर थोड़ा सा ग्रो करेगी और कुछ कॉलमनर सेल्स बनाएगी। ये है प्राइमरी ओसाइट, और इसके चारों तरफ कुछ कॉलमनर सेल्स हो जाएगी। तो उसको फिलहाल मैं ऐसे गोल करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ये गोल नहीं है, ये है कॉलमनर सेल्स। तो इन्होंने ग्रो करी, और ग्रो करने के बाद में यहीं से जो कुछ लोकल सब्सटेंसेस होते हैं उनसे ये न्यूट्रिशन को ग्रहण करती है और अपने साइज को बढ़ा लेती है। इनका काम होता है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो अब ये जो बना है प्राइमोर्डियल फॉलिकल के बाद में, इसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोलना है इसको, सेकेंडरी फॉलिकल। ये पूरी स्ट्रक्चर हमारी क्या कहला रही है, सेकेंडरी फॉलिकल। और ये कब हो रहा है, प्यूबर्टी की स्टेज आने के बाद में। चलिए तो ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है ओवरी का डेवलपमेंट का, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफिन फॉलिकल, उसके बाद में ओव्यूलेशन, तो ये खुद ही नहीं हो रहा है। हमारी बॉडी में ज्यादातर जो फंक्शंस है वो हार्मोन से रेगुलेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी बॉडी को ज्यादातर कंट्रोल करती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो हमारे ब्रेन में एक तो हाइपोथैलेमस होता है, और उस हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक के द्वारा, जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी स्टॉक, उससे पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी होती है। ठीक, तो ये रहा हाइपोथैलेमस। अब ये जो हाइपोथैलेमस है ये कुछ हार्मोन्स बनाता है। वे हार्मोन्स बनने के बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड में चले जाते हैं, और उसमें भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ये आगे वाले भाग को एंटीरियर पिट्यूटरी और पीछे वाले भाग को पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस 2 हार्मोन्स बनाता है जो कि बाद में यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं पीछे वाली तरफ। तो ये जो हार्मोन्स बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन, और एक होता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इनके रोल्स को बाद में पढ़ेंगे। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पर, नेफ्रॉन की जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होती है वहां पे एक्ट करेगा, और यूरिन में से वाटर को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कराने की कोशिश करेगा।
तो ये हार्मोन बनने के बाद में यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर स्टोर हो जाते हैं। कुछ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर भी बनते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में काफी सारे हार्मोन बनते हैं, उनका मैं कोड बता देता हूँ, लेकिन उसमें से जो तुमको ध्यान रखने हैं वो 2 या 3 ही ध्यान रखने हैं इस चैप्टर के हिसाब से। फ्लैट पीजी, क्या कोड है इसका? फ्लैट पीजी। F4 FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। L4 LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। A4 एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो ये हार्मोन है। इसके अलावा T4 थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा और ये एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करता है। P4 प्रोलैक्टिन, ये मिल्क का सिक्रेशन कराता है। और G4 ग्रोथ हार्मोन, तो ये ग्रोथ कराएगा, बोन्स की, टिश्यूज की, सेल्स की ग्रोथ हार्मोन। तो ये 6 हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, जिसमें से इस चैप्टर के हिसाब से हमारे लिए जो जरूरी है याद रखना वो एक तो है FSH और एक है LH और एक है प्रोलैक्टिन और एक आपको ध्यान रखना है ऑक्सीटोसिन। चलिए अब यहां पर हो क्या रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। अब इस सेकेंडरी फॉलिकल पर आकर ये वाला हार्मोन FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देखिए प्राइमोर्डियल से हमारा प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, सॉरी ये प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल जो बनेगा वो खुद ही बन जाता है, उसके लिए ज्यादा सब्सटेंस की या फिर किसी और हार्मोन की जरूरत नहीं होती है। तो आसानी से फ्लैट सेल जो होती है ग्रो करके कॉलमनर सेल्स बना देती है और प्राइमरी फॉलिकल बन जाएगा। इस प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में जो कन्वर्ट करेगा वो एक हार्मोन होता है और उस हार्मोन का नाम है FSH। तो यहां पर काम करेगा FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये वाला हार्मोन इस जगह पे काम करता है, क्या करेगा, ये प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट करेगा। तो ये रहा हमारा प्राइमरी ओसाइट। अब इसने डिवीजन करना स्टार्ट कर दिया है। प्राइमरी ओसाइट में मियोसिस फर्स्ट हुआ और उससे सेकेंडरी ओसाइट बन चुका है। तो सेकेंडरी ओसाइट बन चुका है लेकिन अभी भी वो ओवरी के अंदर ही है, ओवरी के अंदर है, लेकिन उसने अब अपने चारों तरफ एक लेयर बना ली है। इस लेयर को बोलते हैं जोना पेलिसिडा। इस लेयर को हमें क्या बोलना है, जोना पेलिसिडा। और जोना पेलिसिडा का हम बाद में रोल भी पढ़ेंगे। इसके अलावा जो ये कॉर्टिकल रीजन होता है इसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, इनके चारों तरफ कुछ कनेक्टिव टिश्यूज है। तो उन कनेक्टिव टिश्यूज को इकट्ठा करके ये जो सेल है ये अपने साइज को थोड़ा सा और बढ़ाएगी और इसके चारों तरफ कुछ और सेल्स भी अरेंज हो जाएगी। तो ये जो मैं बना रहा हूं ये तो है इसकी ग्रेनुलोसर सेल्स, ये है ग्रेनुलोसर सेल्स। इसके अलावा और भी सेल्स होती हैं, इसके अलावा और भी सेल्स आ जाएगी इसके चारों तरफ जो लेयर बना लेगी। तो इसको इस तरह से मैं दिखा देता हूं, ये भी सेल्स है जो कि इसके चारों तरफ क्या बना रही है, लेयर बना रही है। अब यहाँ पर इस पूरी स्ट्रक्चर को बोला जाता है सेकेंडरी ओसाइट। ये क्या है, सेकेंडरी ओसाइट। तो प्राइमरी ओसाइट को सेकेंडरी ओसाइट में बदलने का जो काम करता है वो FSH हार्मोन होता है। प्राइमरी फॉलिकल से जब सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल से जब सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा तो उस टाइम पर जो प्राइमरी ओसाइट वो सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस फॉलिकल को हमने बोला है सेकेंडरी फॉलिकल। तो इसके अंदर क्या क्या है, एक तो इसके अंदर सेकेंडरी ओसाइट है जिसके चारों तरफ जोना पेलिसिडा है और ये है जो ग्रीन कलर से दिखाई है ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेन्युलोसा सेल्स। ये कौन सी सेल्स है, ग्रेनुलोसा सेल्स। और जो ये रेड कलर में दिखाई गई है इनको बोलते हैं थीका सेल्स, थीका सेल में भी बाहर वाली लेयर को थीका एक्सटर्ना और अंदर वाली लेयर को थीका इंटरना बोला जाता है। अंदर की तरफ ये जो है ये हमारा सेकेंडरी ओसाइट है और इसके चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं जोना पेलिसिडा। अब ये जो जोना पेलिसिडा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे। तो उसमें हम आंसर देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या रीजन है कि हम एक ह्यूमन के एग को एक ह्यूमन के स्पर्म से ही फर्टिलाइज कर सकते हैं, किसी और जंतु के स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं कर सकते, चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले।
तो उसका आंसर भी देखेंगे क्या होता है। चलिए सेकेंडरी फॉलिकल बना। अब इसके बाद होता क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सेकेंडरी फॉलिकल बना। अब यहाँ पे होता क्या है, जो ग्रेनुलोसा सेल्स है और जो थीका सेल्स है ये कुछ फंक्शन करती है, कुछ काम करती है। इसको मैं हटा देता हूँ। सेकेंडरी उस साइड के चार तरफ क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स है, और ग्रेनुलोसा सेल्स के बाहर की तरफ कौन सी सेल्स है, थीका सेल। बाहर की लेयर थीका एक्सटर्नल, अंदर वाली लेयर थीका इंटरनल। तो अब ये करती क्या है, देखिए जो थीका सेल्स है वो एक हार्मोन बनाती है जिसको बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन। और एंड्रोजन हम लोग यूज करते हैं मेल हार्मोन के लिए। तो फीमेल के अंदर मेल का क्या काम है, फीमेल के अंदर फीमेल हार्मोन होने चाहिए, ना कि मेल हार्मोन। तो यहाँ पे मेल हार्मोन क्या कर रहे हैं, अब इस मेल हार्मोन को फीमेल हार्मोन में बदलना पड़ेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी भाई। कि फीमेल के अंदर फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ जाएंगे मेल के, तो ये नेचर के अगेंस्ट हो जाएगा। तो नेचर ने क्या करा यहाँ पर, नेचर ने थीका सेल ने एंड्रोजन बना दिया। लेकिन ये एंड्रोजन बनने के बाद, ये जो एंड्रोजन बना है ये बनने के बाद जाता है किसके पास, ग्रेनुलोसा सेल्स के पास। और ग्रेनुलोसा सेल्स इस हार्मोन को बदल देती हैं फीमेल हार्मोन में। ग्रेनुलोसा सेल्स इस हार्मोन को बदल देगी फीमेल हार्मोन में, जिसको बोला जाता है एस्ट्रोजन। क्या बोलना है जिसको, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन होता है जिसको कौन बना रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर स्थित ग्रेनुलोसा सेल्स। किसकी हेल्प से बना रही है, एंड्रोजन से हेल्प से। ये एंड्रोजन कौन बना रहा है, थीका सेल। और वो कौन सा एंजाइम है जो कि एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में बदल रहा है, वही एंड्रोजन कहां पर बना है, थीका सेल्स के अंदर। इसको बदला किसमें है, फीमेल हार्मोन में, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर ये जो कन्वर्जन किया जाएगा वो एक एंजाइम के द्वारा होता है। उस एंजाइम को बोलते हैं एरोमाटेज। वो एंजाइम जो कि मेल हार्मोन एंड्रोजन को फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कराएगा, उसको बोला जाता है एरोमाटेज। ठीक, तो ये एस्ट्रोजन जो बना है वो कर क्या है, चलिए फीमेल का मंथली साइकिल देखते हैं। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन ये होती है कि प्राइमेट्स यानी कि एप्स हो गया, एप्स हो गए, मंकीज हो गए, ह्यूमन हो गए, तो उनकी ओवरी में, उनके यूट्रस में हर मंथली कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो उन चेंजेस को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग बोल देते हैं साइक्लिकल चेंजेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो किसी किसी फीमेल में ये 28 डेज का साइकिल माना जाता है, तो किसी किसी में ये कम या ज्यादा कभी हो सकता है। तो जनरली हम 28 डेज का ही लेकर चलते हैं, 28 डेज का साइकिल लेकर चलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं टाइम पीरियड दिखा रहा हूँ, टाइम पीरियड क्या क्या रहना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से ये फर्स्ट डे है, फिर यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 5th डे हो गया, और साइकिल का मिडल वाला ये मान लेते हैं कि ये 14 डेज हो गया। और आगे की तरफ अगर हम जाएंगे तो मान लीजिए यहाँ तक ये हो गया 28 डेज। तो 1 से 5 डेज तक फीमेल के अंदर ब्लीडिंग होती रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। इस फेज को क्या नाम देना है, मेंस्ट्रुअल फेज। तो जिस दिन से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हुई है उसी को साइकिल का पहला दिन माना जाता है, और उस फेज को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। तो किसी फीमेल में 3 दिन का होता है, किसी में 5 दिन का होता है, किसी में 7 दिन का भी हो सकता है। तो उस टाइम पर ये चीज बन रही होती है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में बदला, और फिर प्राइमरी फॉलिकल बदलता है इसमें सेकेंडरी फॉलिकल में। अब सेकेंडरी फॉलिकल क्या कर रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन बना रहा है। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या काम है, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन बना है वो फीमेल के यूट्रस में जाएगा, और यूट्रस में जाने के बाद में उस यूट्रस को गुड न्यूज दे। अब वो गुड न्यूज क्या है, गुड न्यूज ये है कि जो एग है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। हो सकता है कि आगे चलकर बेबी हो, तो तुम्हें जो है यूट्रस को तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि बेबी आने वाला है, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उसको डेवलपमेंट करना है, उसको अपने ऑर्गन्स बनाने हैं, सारा न्यूट्रिशन उसको फीमेल से ही लेना है। तो फीमेल का जो यूट्रस है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मस्कुलर होना चाहिए, और ग्लैंडुलर होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ तैयारी शुरू हो जाती है। इसमें हमने देखा था ये था यूट्रस। इसके अलावा यहाँ पर ये होती है अंदर की मसल्स, जिसको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, बीच वाली मोटी सी लेयर होती है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है पार्चुएशन के टाइम पर ऑक्सीटोसिन की वजह से, उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाली क्या होती है, एंडोमेट्रियम, और उसी के अंदर ज्यादातर चेंजेस होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये होती है फेलोपियन ट्यूब, जिससे ये फिमरी निकली होती है। यहाँ पर ये मान लीजिए एग है, और इस तरह की स्ट्रक्चर एक इधर की तरफ भी होगी, तो यहाँ पर भी
ओवरी को। तो अल्टरनेटिवली ज्यादातर फीमेल में पहले मंथ में अगर यहाँ से ओवरी से एग निकल रहा है तो अगले मंथ में इस वाले से निकलेगा, फिर उससे अगले मंथ में इससे निकलेगा, और उससे अगले वाले में इससे निकलेगा। तो ये अल्टरनेटिवली चलता रहता है मोस्टली। अब भाई बायोलॉजी है तो यहाँ पे मैथ्स वगैरह कुछ लगाना सही नहीं होगा, तो जरूरी नहीं कि हमेशा यही पैटर्न फॉलो हो सकता है कि एक ही टाइम पर इन दोनों ओवरी से एक एक एग रिलीज हो जाए। तो अगर इन दोनों ओवरी से एक एक एग रिलीज हो रहे हैं तो एक स्पर्म इधर जाएगा, एक स्पर्म इधर जाएगा, तो 2 जुड़वा बच्चे होंगे। लेकिन उन दोनों जुड़वा बच्चों को बोलेंगे डाइजाइगोटिक ट्विंस या फिर फ्रेटर्नल ट्विंस। वे दोनों बच्चे शक्ल सूरत में बिल्कुल अलग अलग होंगे। ठीक, चलिए। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या कर रहे हैं, ये एस्ट्रोजन हार्मोन, ये रहा एस्ट्रोजन हार्मोन, हैप्पी वाला हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है ये जाएगा भाई यूट्रस के पास में। अब यूट्रस तुम क्या कर रहे हो कि यहाँ पर जो है प्रेगनेंसी के चांसेस होने वाले हैं और तुम ऐसे बैठ रहे हो, क्या करो तैयारी शुरू करो दोस्तों। तो ये क्या करता है एस्ट्रोजन तुरंत यहाँ पर नई मसल्स बनाता है, एंडोमेट्रियम में कुछ नई स्मूथ मसल्स बनाता है। इसके अलावा जो यहाँ पर सर्विक्स होता है, ये सर्विक्स होता है, छोटा सा एक छेद होता है, इतना बड़ा नहीं होता, लगभग इतने साइज का एक छेद होगा ये, जो कि बाद में जब डिलीवरी का टाइम होता है तो उस टाइम पर इसका जो साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सर्विक्स होता है, सर्विकल कैनाल होती है। तो एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की जो वॉल है उसको थोड़ा सा थिक बना रहा है, क्योंकि प्रेगनेंसी हो सकती है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो फीटस आने वाला है उसको न्यूट्रिशन चाहिए होगा, तो इसलिए यहाँ पर ग्रो चल रही है, प्रोलिफरेशन हो रहा है। किसका प्रोलिफरेशन किसका हो रहा है, यहाँ पर प्रोलिफरेशन हो रहा है एंडोमेट्रियम का। तो इसलिए इस फेज को प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो सर्विक्स है, इस सर्विक्स में भी जो म्यूकस होता है वो थोड़ा सा थिन हो जाता है उस टाइम पर, थिन म्यूकस। ये किसकी वजह से हो रहा है, एस्ट्रोजन की वजह से। तो ये था एस्ट्रोजन का काम। तो ये होता है लगभग 15 से 14 डेज के आसपास। तो इस फेज को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोलिफरेशन हो रहा है यूट्रस का, तो इस फेज को बोला जाता है प्रोलिफरेटिव फेज। या फिर यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए इसको एस्ट्रोजन फेज भी कहते हैं या एस्ट्रोजेनिक फेज भी कहते हैं। एस्ट्रोजेनिक फेज, यहाँ पर जो फॉलिकल है उसका भी डेवलपमेंट चल रहा है, तो उसको फॉलिक्यूलर फेज भी कहते हैं, फॉलिक्यूलर फेज। अब ये तीनों नाम हो सकते हैं, अब डिपेंड करता है कि हम बात किसकी कर रहे हैं। प्रोलिफरेटिव फेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं यूट्रस की, एस्ट्रोजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोजन हार्मोन की, और फॉलिकुलर की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं फॉलिकल्स के डेवलपमेंट की, जो कि ओवरी के अंदर हो रहा है। तो जिस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं उसी के फेज का उसका नाम होगा। चलिए, तो सेकेंडरी फॉलिकल बना। अब इसके बाद में क्या होगा उसको जरा ध्यान से देखिए। अब इस सेकेंडरी फॉलिकल के बाद पहले तो टर्शियरी फॉलिकल ही बनता है, लेकिन वो आगे चलकर तुरंत ही कन्वर्ट हो जाता है एक और नए फॉलिकल में, जो कि लास्ट मैच्योर फॉलिकल होता है, और उसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। चलिए, तो ये रहा फीमेल का सेकेंडरी oocyte। अभी ध्यान रखना है, सेकेंडरी oocyte ने मेयोसिस सेकंड को कंप्लीट नहीं किया है, ये अभी भी मेयोसिस सेकंड में अटका हुआ है, मेटाफेज स्टेज में। अब होता क्या है कि इसके चारों तरफ का जो फ्लूइड होता है वो इसके अंदर भर जाता है, जो फ्लूइड होता है वो इसके अंदर धीरे धीरे भरना शुरू हो जाएगा और एक छोटी सी कैविटी बना लेगा, छोटी सी एक कैविटी बना लेगा। और इस कैविटी को बोला जाता है, इस कैविटी को एक नाम दिया गया है। क्या नाम होना चाहिए इसका, इस कैविटी को एक नाम देना है, इसको बोलते हैं एंट्रम। ये कैविटी कहलाती है एंट्रम। इसके अलावा ये रही थीका सेल्स, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना सेल्स। यहाँ पर जो कैविटी डेवलप हुई है, ये कैविटी जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इसको बोला जाता है कौन सी कैविटी, एंट्रम, एंट्रम कैविटी। और यहाँ पर ये जो फॉलिकल बना है इसको हम लोग बोलते हैं मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन। स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें मिस्टेक कर देते बच्चे, ग्राफियन फॉलिकल ध्यान रखना है। इससे पहले टर्शरी भी बनता है, उसको मैंने दिखाया नहीं है क्योंकि वो तुरंत ही थोड़े टाइम के बाद ही ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कैविटी बन रही है जिसको बोला जाता है एंट्रम। इसके अलावा यहाँ पर काम करता है LH हार्मोन। अब कौन सा हार्मोन आएगा, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये देखा गया साइकिल के लगभग मिड में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब वो LH हार्मोन क्या कर रहा है, इसके आसपास की जो ब्लड वेसल्स है, इसके आसपास की जो ब्लड वेसल्स होगी, ठीक है, सेल्स के आसपास की, ये उनको डायलेट कराएगा, मतलब उनको चौड़ी कर देगा, जिससे ब्लड का फ्लो जो है ज्यादा हो जाएगा।
अब मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है और इस बॉडी पर आप इस तरह से प्रेशर लगा रहे हो, नीचे की तरफ से भी और साइड में से भी, लेकिन ऊपर की तरफ से कोई प्रेशर नहीं लग रहा है। तो जब प्रेशर लगाया जाएगा या फिर जब यहाँ पे ब्लड वेसल डायलेट होगी तो ब्लड एक प्रेशर लगाएगा, साथ में यहाँ से कुछ फ्लूइड भी आएगा जो इस कैविटी को धीरे धीरे बढ़ा देगा। तो जब प्रेशर लगाएंगे तो धीरे धीरे ये जो सेकेंडरी ओसाइट है वो ऊपर की तरफ आना शुरू होगा, जिसकी वजह से ये जो ओवरी की लेयर थी इसमें एक छोटा सा इस तरह से उभार बन जाएगा। इस तरह से ये उभार बन जाएगा और उस उभार के जरिए ये सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो इस उभार को बोला जाता है स्टिग्मा। तो ये निप्पल लाइक प्रोजेक्शन है जो कि ग्राफिन फॉलिकल बनने के बाद में ओवरी की ऊपर वाली जो लेयर है उसमें बनता है। और इसी के द्वारा एलएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, एलएच हार्मोन का ध्यान रखना है, यहाँ पर कौन सा हार्मोन काम कर रहा है, एलएच हार्मोन। तो एलएच हार्मोन के प्रभाव में क्या होगा कि यहाँ पर मसल्स जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगी, ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा तो उससे प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ने से जो कैविटी है वो भी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और ये सेकेंडरी ओसाइट को आगे की तरफ भेज दिया जाएगा। तो एक छोटा सा उभार बनेगा, निप्पल लाइक प्रोजेक्शन, जिसको बोलना है स्टिग्मा। तो ये बनने के बाद में यहाँ से बाहर निकलेगा कौन, सेकेंडरी ओसाइट। तो सेकेंडरी ओसाइट यहाँ से बाहर निकला, इसके चार तरफ जोना पैलिसिडा है और इसके अंदर है सेकेंडरी ओसाइट और साथ में इसकी कुछ सहेलियां भी है, सखी कोशिकाएं। इनको बोला जाता है कोरोना रेडिएटा सेल्स। ये कौन सी सेल्स है, कोरोना रेडिएटा सेल्स। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है सेकेंडरी ओसाइट। ठीक, तो किसी सेकेंडरी ओसाइट की ओवरी से बाहर रिलीज होने की जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है ओव्यूलेशन। तो ये साइकिल के लगभग 14 डेज में हो जाता है। तो इस टाइम पर जो एलएच का लेवल होता है बहुत ही ज्यादा हो जाता है, एलएच का लेवल बढ़ जाता है। ठीक, इसके अलावा जो एफएसएच है, एफएसएच का लेवल यहाँ पर बढ़ रहा था लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा बढ़ता है 14 डेज में। एलएच का हार्मोन का ज्यादा लेवल होता है और जो एफएसएच हार्मोन है उसका लेवल थोड़ा सा कम रहता है। तो यहाँ पे देखा गया कि जो एफएसएच हार्मोन है वो एफएसएच हार्मोन नेगेटिव फीडबैक लगाता है। जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है, फॉलिकल बन जाता है, ग्रो कर जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, तो एफएसएच हार्मोन जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे और हाइपोथैलेमस पे कि अब भाई जो है ग्राफिन फॉलिकल बन चुका है तो और ज्यादा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करना बंद करो। तो जैसे ही हार्मोन का रिलीज होना बंद होगा तो बाकी के जितने भी फॉलिकल यहाँ पे डेवलपमेंट में चल रहे होंगे, यहाँ पर और भी फॉलिकल्स, प्राइमोर्डियल फॉलिकल या प्राइमरी फॉलिकल अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे अच्छा होता है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, जिसको सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन मिला होगा, वो ही आगे चलकर ग्रो करेगा। बाकी के बीच में ही दम तोड़ देते हैं क्योंकि इनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो एलएच हार्मोन का जो लेवल है वो लगभग साइकिल के मिड वाले फेज में 14 डेज के आसपास बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं एलएच सर्ज। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओव्यूलेशन हो रहा है और ये ओव्यूलेशन कौन करा रहा है, एलएच हार्मोन। तो एलएच हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, उसको बोलेंगे एलएच सर्ज। ओके, 14 से 28 डेज के बीच में जो फेज आएगा उसको बोला जाता है सिक्रेटरी फेज, या फिर ल्यूटियल फेज, क्योंकि यहाँ पे ल्यूटियल हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का बहुत ही ज्यादा रोल है। ल्यूटियल फेज, ये लास्ट फेज होता है इसका। चलिए, तो मान लीजिए यहाँ सर कोरोना रेडिएटर सेल्स आई और सेकेंडरी ओसाइट यहाँ से बाहर निकल गया। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, ओव्यूलेशन। अब अगर इसे फीमेल को मालूम करना है कि इसका ओव्यूलेशन कब हुआ है तो उनको अपना मंथली साइकिल का थोड़ा ध्यान रखना होगा। मान लीजिए किसी फीमेल का मंथली साइकिल 28 डेज है तो आप उसमें से 14 माइनस कर दो, या फिर 35 का है तो उसमें से 14 माइनस कर दो तो 21 आएगा। तो 21 डेज में या उसके आसपास उसमें ओवुलेशन हो जाएगा। तो सुबह के टाइम उसमें क्या करना है, 21 डेज अगर आ रहा है तो थर्मामीटर लगा के खुद का जो टेम्परेचर है वो चेक करना है, क्योंकि ओवुलेशन के टाइम पर थोड़ा सा टेम्परेचर 1 या 1.5 डिग्री या 2 डिग्री के आसपास बढ़ जाता है, तो उससे पता लगा सकते हैं कि ओवुलेशन हो चुका है। तो एलएच हार्मोन उस टाइम पे ज्यादा काम करता है। तो यहाँ से सेल्स चली गई, ठीक। उसके बाद में इसकी जो बाकी की बची हुई बॉडी होती है, इसकी यहाँ से यहाँ तक ये जो बॉडी है बाकी की बची हुई, ये आगे चलकर एक और नई स्ट्रक्चर बनाती है। इसका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये अभी एक और स्ट्रक्चर बनाएगी। स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है इसकी, ये आगे चलकर थोड़ी सी फोल्डेड हो जाती है, इस तरह से ये फोल्डेड हो जाएगी। और फोल्डेड होने के बाद में इसके अंदर बहुत सारे फैट ग्लोब्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और जिसकी वजह से ये येलो कलर की नजर आती है। इस बॉडी को भी नाम दिया गया है, इसको बोला जाता है कार्पस
कार्पस ल्यूटियम, इसकी स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, कार्पस ल्यूटियम, इसको बोला जाता है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस माने बॉडी, ल्यूटियम माने येलो कलर की। तो यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम बॉडी बन गई है। अब ये जो बॉडी है काफी इंपॉर्टेंट है। ये टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर ये टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगी। कैसे काम करेगी? ये कुछ हार्मोन्स बनाती है। उन हार्मोन को क्या बोलते हैं? सबसे ज्यादा मात्रा में जो हार्मोन बनता है उसको बोला जाता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, ऊपर एस्ट्रोजन बन रहा था। एस्ट्रोजन कौन बना रहा था? यहाँ पर जो हमारी ये वाली थीका सेल थी, एंड्रोजन बनाया था और उनको बाद में भेज दिया गया था किसके पास? ग्रेनुलोसा सेल से, और वहां से एस्ट्रोजन सीक्रेट हो रहा था। तो एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है यहाँ पर होता है ज्यादा, और एलएच के बाद में धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है। तो प्रोजेस्टेरोन ज्यादा मात्रा में बनता है। ये हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन, ये जिसको बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन, ये प्रेगनेंसी हार्मोन, तो ये ज्यादा मात्रा में बनता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन भी बनता है, लेकिन वो थोड़ा सा कम मात्रा में बनता है। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या कर रहा है? ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जाएगा यूट्रस के पास में और कहेगा कि अब भाई तुमने जो है एस्ट्रोजन, तुमने काम सही नहीं करा है, सिर्फ मस्कुलर करके इसको छोड़ दिया, सिर्फ मसल्स बना दी। अब भाई तैयारी होनी है और अच्छी होनी है। क्या करना है? हमें एक और लेयर चढ़ानी है इसके ऊपर। जो पहले लेयर बनी थी वो काफी नहीं है, एक और लेयर चढ़ाओ इसके ऊपर। चलिए, तो तुरंत और ज्यादा तैयारी शुरू हो जाती है। यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट में यहाँ पर और ज्यादा लेयर्स चढ़ाई जाएगी, और वो भी काफी नहीं आता है। ये कहता है कि इससे काम नहीं चलेगा, यहाँ पर नई नई ब्लड वेसल्स भी बनानी है, और वो ब्लड वेसल्स थोड़ी सी कोल्ड होती है ताकि ब्लड का जो फ्लो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। इसके अलावा यहाँ पर नई नई ग्लैंड्स भी बनती है, नई नई ग्लैंड्स बनेगी, नई नई ब्लड वेसल्स बनेगी, क्योंकि जो बेबी आने वाला है उसको ब्लड चाहिए फीमेल का, और उसी ब्लड के द्वारा वो अपने न्यूट्रिशन को लेता है और आगे ग्रो करता है। तो अगला जो फेज रहना है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फेज रहना है। तो इसको हम लोग प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इन्फ्लुएंस्ड फेज भी कह सकते हैं। और ये कब हो रहा है? साइकिल के लास्ट में। चलिए, तो मान लीजिए जो हमारा एग था, अभी एग नहीं बोलेंगे इसको, अब इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी ओसाइट। अब ये सेकेंडरी ओसाइट ही है जो कि मियोसिस सेकेंड स्टेज में अटका हुआ है। तो यहाँ पर आकर थोड़े टाइम के लिए रुक जाता है। 24 से 48 घंटे तक ये वेट करेगा कि स्पर्म आएगा और इसको फर्टिलाइज करेगा। तो स्पर्म अगर नहीं आता है तो 24 से 48 घंटे तक ये वेट करेगा। मान लीजिए कि वो दुल्हन है और इसके चारों तरफ की सखी सहेलियां हैं, तो दूल्हे के आने की तैयारी चल रही बैंकेट हॉल के अंदर। भाई बैंकेट हॉल बुक करा और उसके अंदर बहुत सारी तैयारी करी, नए नए आयल, बड़े बड़े तरह के पकवान हैं और डीजे वीजे भी लगा रखा है, बैंड बाजा सब कुछ है। तो दूल्हे के आने की तैयारी चल रही है जोर शोर से। जब पता चलता है कि दूल्हा नहीं आ रहा है तो बहुत बड़ा झटका लगता है लड़की वालों को। तो उससे क्या हो सकता है, इससे जो फीमेल है ये बेचारी सुसाइड भी कर सकती है, या फिर इसके जो घर वाले होंगे उसको इतना ज्यादा ताना मारेंगे कि अब भाई उसको सुसाइड करने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो होगा क्या यहाँ पे इस तरह से। तो अगर स्पर्म नहीं आता है यहाँ पे 24 से 48 आवर्स तक ये बेचारी वेट करेगी कि अब स्पर्म आएगा, यानी कि दूल्हा आएगा और मुझको वरमाला पहनाएगा और अपने घर लेकर जाएगा, हम लोग हनीमून मनाएंगे, इस टाइप का कुछ। और अगर ये नहीं आता है तो ये बेचारी बहुत निराश हो जाती है, और ये अंदर अंदर घुटकर मर जाती है। तो ये इतना साइलेंटली मर जाता है कि कार्पस ल्यूटियम को पता ही नहीं चलता है कि जो ओसाइट था वो मर चुका है। तो ये 10 से 12 दिन तक भी इस हार्मोन को सीक्रेट कराता रहता है। 10 से 12 दिन तक का इसका टाइम होता है कार्पस ल्यूटियम का। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को भेजता रहेगा, क्योंकि अभी तक इसको पता नहीं है कि जिसके लिए तैयारी कर रहा है वो ऑलरेडी मर चुका है, डेड हो चुका है। तो 10 से 12 दिन तक कार्पस ल्यूटियम काम करता रहेगा। उसके बाद अगर इसको फिर भी गुड न्यूज नहीं मिलती है यूट्रस की तरफ से, तो ये बाद में डीजनरेट हो जाता है और एक छोटी सी व्हाइट कलर की बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस व्हाइट कलर की बॉडी को बोला जाता है कार्पस एल्बिकेंस। इसको क्या बोलना है? कार्पस एल्बिकेंस। कार्पस माने बॉडी, एल्बिकेंस माने व्हाइट। तो व्हाइट कलर की बॉडी होती है। तो सेक्रेटरी फेज क्या था यहाँ पे? ल्यूटियल फेज। तो अगर स्पर्म नहीं आएगा तो ये जो है 10 से 12 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इससे आ रहा होगा वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसे ही कम होगा तुरंत जो यहाँ पर लेयर्स बनाई गई थी वो सारी शेड ऑफ हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और वो ब्लड के रूप में बाहर आ जाएगी। और जो यहाँ पर सेकेंडरी ओसाइट था उसको इसी के आसपास की कुछ फेगोसाइटिक सेल्स जो है खाकर नष्ट कर देगी, या खुद भी बाद में डीजनरेट हो जाएगा। तो ब्लड के रूप में यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और फिर से एक नया साइकिल, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर जिसको बोलते हैं हम लोग मैचुरेशन। तो ये था इसका मैच्योर साइकिल का फेज। तो इसको एक बार जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले सकते हो।
चलिए तो इसके एक बार जो है रिवाइज कर लेते हैं। तो फीमेल के अंदर होने वाले मंथली साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये प्राइमेट्स में पाया जाता है, जैसे कि एप्स हो गया, मंकीज हो गया, ह्यूमन हो गया। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 फेज होते हैं। पहला है जहां पर ब्लीडिंग हो रही है, मेंस्ट्रुअल फेज, जिसका ड्यूरेशन 1 से 5 डेज के आसपास हो सकता है। उसके बाद में प्रोलिफरेटिव फेज होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोलिफरेशन हो रहा है एस्ट्रोजन के इफेक्ट में। एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल यहाँ पे ज्यादा होता है। फॉलिकल का डेवलपमेंट चल रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से ग्राफिन बनेगा। फिर उसके बाद में आता है साइकिल के मिड में एलएच सर्ज, जहां पर एलएच हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एलएच का काम होता है ओव्यूलेशन को प्रेरित करना, इंड्यूस करना। इसके अलावा इसका काम होता है इसको भी मेंटेन करके रखना। और यहाँ पर भी एलएच हार्मोन का काम होता है। एलएच हार्मोन जो आता है यहाँ पर ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, जिसकी वजह से इन पर प्रेशर पड़ेगा और ये जो oocyte है, सेकंड oocyte, वो निकलकर बाहर चला जाएगा। तो जो रिमेनिंग बॉडी होगी उसके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे और इसको हम लोग बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम, येलो कलर की बॉडी। ये एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि लगातार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट कर रही है। एस्ट्रोजन भी बनाती है, लेकिन वो कंपैरेटिवली कम होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। ये जाएगा यूट्रस के पास में और इस लेयर को और ज्यादा थिक करेगा, वार्म करेगा, न्यूट्रिशस करेगा, ताकि जो बेबी आने वाला है उसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके। तो नई नई ब्लड वेसल्स बनेगी, नई नई ग्लैंड्स बनेगी। और यहाँ पर ये जो म्यूकस होता है सर्विस के, यहाँ पर जो म्यूकस होगा थोड़ा सा थिन हो जाएगा, लेकिन ये थिन किसके इन्फ्लुएंस में होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। तो अगर यहाँ पर स्पर्म आकर इसको फर्टिलाइज नहीं करता है तो ये सेकेंडरी oocyte साइलेंटली मर जाता है। इतना साइलेंटली कि कार्पस ल्यूटियम को पता ही नहीं चलता है कि वो मर चुका है। तो फिर भी वो हार्मोन को लगातार भेजता रहता है। उसको ये भी नहीं पता है कि ये जिसके लिए तैयारी चल रही है वो ऑलरेडी डेड हो चुका है। तो 10 से 12 दिन तक ये वेट करता है। 10 से 12 दिन में भी अगर यूट्रस से कोई सिग्नल नहीं आता है प्रेगनेंसी का, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन का, तो ये 10 से 12 दिन के अंदर मर जाता है और डिजनरेट होकर एक व्हाइट कलर की बॉडी बना देता है, जिसको बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। तो जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आना बंद हो जाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन आना बंद हो जाएगा, तो जो भी यहाँ पर लेयर्स बनी है, जो भी ब्लड वेसल्स बनी है, वो शेड ऑफ हो जाएगी और इस सर्विक्स और फिर वेजाइना के थ्रू ब्लड के रूम में बाहर निकल जाएगी। ठीक, तो ये था बच्चों इसका टाइप। तो इसमें मैंने जैसे बताया था कि फीमेल में जो होता है इनकी संख्या निश्चित कर दी जाती है कि फीमेल जो है 45 या 50 या फिर 55 तक की एज तक ही बच्चे को पैदा कर सकती है। वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो हमारी सेल्स है वो थोड़ी थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है, तो यूट्रस भी थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो इतनी ज्यादा एज पर, मान लीजिए कि 55 एज पर भी अगर फीमेल में प्रेगनेंसी हो रही है, तो जो बेबी आने वाला है वो या तो थोड़ा सा वीक होगा या फिर अगर वो बनेगा भी तो उसके अंदर डिसऑर्डर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए नेचर ने पहले से फीमेल को जो टाइम पीरियड है वो निश्चित कर दिया है कि उससे ज्यादा उसको जो है बच्चे पैदा नहीं करने। और मेल के केस में क्या है कि मेल को जो है कोई उसको प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना नहीं है, उसको स्पर्म ही बनाने हैं तो स्पर्म बना सकता है, पूरे लाइफ टाइम बना सकता है। लेकिन फीमेल के केस में थोड़ा ध्यान रखना होता है। और इसके अलावा हम लोग जो है 2 पैरों पर चलते हैं, 2 पैरों पर चलते हैं। लेकिन जो 4 पैरों पर चलने वाले एनिमल है, जैसे कि खरगोश हो गया है या फिर दूसरे एनिमल हो गए, तो वो एक साथ, जैसे कुत्तियां हो गई, तो वे एक साथ 4 या फिर 6 तक बच्चे भी पैदा कर देते हैं। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी ओवरी से एक साथ ही 4 या फिर 6 एग रिलीज हो रहे हैं। तो जितने एग रिलीज होंगे उतने ही ज्यादा बेबी भी प्रोड्यूस होंगे। लेकिन मेल के केस में ऐसा क्या है कि मेल के केस में क्या है, हम लोगों ने बाइपेडल लोकोमोशन शुरू कर दिया कि हम लोगों ने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया। अब उससे नुकसान ये हुआ है कि हमारा जो यूट्रस है अब वो ऐसे वर्टिकल आ गया है। तो अगर यूट्रस के अंदर बेबीज बनते हैं, मान लीजिए 1 से ज्यादा बेबीज बन रहे हैं, तो यूट्रस पे काफी ज्यादा दबाव पड़ेगा, नीचे की तरफ सर्विक्स की तरफ बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और इतना ज्यादा प्रेशर वो सह नहीं पाता है। तो इसलिए नेचर ने पहले से डिसाइड कर लिया है कि जो फीमेल है ह्यूमन के केस में उसको 1 या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे पैदा कर सकती है। तो जब ट्विंस बनते हैं तो उनकी डिलीवरी के जो चांसेस है थोड़े से कम होते हैं, मिसकैरेज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि जो एनिमल है, मान लीजिए खरगोश है, वे 4 पैरों पर खड़े होकर चल रहे हैं, तो उनके जो यूट्रस का भार है उनका पेट संभाल रहा है। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं, फीमेल को खड़ा होकर चलना पड़ रहा है, तो उसको मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा है क्योंकि ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है यूट्रस के ऊपर, तो इसलिए हो सकता है कि मिसकैरेज भी हो जाए। ठीक, तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा।